आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ जब नेशनल इनकम काउंट करते समय जो स्टूडेंट्स अक्सर जो कॉमन मिस्टेक्स हैं या जिसको आप सिली मिस्टेक कह सकते हो करते हैं। ठीक है, तो पहले तो जो आपको पता है कि 3 मेथड है। ठीक है, जो सबसे पहली मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेथड है वैल्यू एडेड इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। कैलकुलेट किया, अगर तो उसने क्लियर कट ऊपर लिखा है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप अपने देखोगे आपको कौन से पर्टिकुलर्स दिए दे रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ये निकालने के बाद आपने फिर उसको वहां पे छोड़ नहीं देना। ठीक है, आपने उसको फिर ऊपर आपको अगर नेशनल इनकम पूछा गया है यानी कि एनएनपी एट एफसी या डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी पूछा गया है तो इनको आपने बाद में उसमें मतलब कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहीं पे ही इसको छोड़ नहीं देना। एनएनपी एट एफसी या एनडीपी एट एफसी जो पूछा गया है उसमें आपने उसको एडजस्टमेंट करके ना, ठीक है, उसको आपने उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जो आपके कॉमन मिस्टेक है, जैसे सबसे पहले हम वैल्यू फर्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको पता है वैल्यू एडेड जीडीपी एट एमपी आता है आपके पास। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अपनी फुल फॉर्म लिखनी है। ठीक है, अगर तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट क्लियर कट दे रखी है, ठीक है, तो फिर नहीं तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक ऐड करके आपके पास वैल्यू आउटपुट आती है। क्लियर, ये सिंपल सी बातें हैं। फिर अगर आपको सेल नहीं दे रखी, कोई प्राइस और क्वांटिटी दे रखी है, तो उसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेल आ जाएगी। ठीक है, ये तो सिंपल सी बातें हैं जो आपको पता ही होंगे अब तक तो। ठीक है, अब हम करते क्या है, कई बार आपको क्या है आइटम जो पर्टिकुलर्स में सेल्स दे रखी है, जैसे सेल्स सेल्स भी दे रखी है और आपको उसमें उसने एक्सपोर्ट भी दे रखे हैं। ठीक है, आइटम्स में सेल्स भी दे रखी है, एक्सपोर्ट भी दे रखे हैं, तो आपने इस एक्सपोर्ट को काउंट नहीं करना, इग्नोर करना है। क्यों? बिकॉज जो एक्सपोर्ट है वो सेल्स के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, नंबर एक बात। दूसरी, अगर आपको ये यहाँ पे डोमेस्टिक सेल दे रखी है, डोमेस्टिक अगर उसने बोला है डोमेस्टिक सेल है, फिर अगर साथ में आपको एक्सपोर्ट भी दे रखे हैं तो फिर आपने उन दोनों को मतलब ऐड करना है। क्लियर, डोमेस्टिक सेल दे रखी है, एक्सपोर्ट दे रखा है, फिर आप दोनों को ऐड करोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर, तीसरी बात जो आपके पास आती है, कई बार आपको दे रखी होती है सेल बाय फर्म ए दे रखा है, जैसे सेल बाय फर्म ए। ठीक है, बाकी सारे फिर उसने आगे जाके पर्टिकुलर्स दिए, तो उसके बाद वो आगे फिर क्या देता है सेल्स बाय फर्म ए टू बी या टू सी। तो ये बात ध्यान रखनी है, जब उसने एक बार ही सेल बाय फर्म ए दे दिया है तो यानी कि ये उसकी टोटल सेल है। टोटल सेल आपने यानी कि फिर उसने जो बी को सेल किया या सी को सेल किया वो आपने कंसिडर नहीं करने। ठीक है, हाँ अगर ये ना दी होती तब आपने उनको लाना फिर ऐड करना है। क्लियर, ठीक है। फिर आपके पास एक चौथी स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, कई बार आपको सेल दे रखी होती है एंड कंजम्पशन फॉर सेल्फ प्रोडक्शन, हाँ सेल्फ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सॉरी प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दे रखी होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालनी है तो आपने सेल को भी ऐड लेना है और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को भी ऐड करना है इसके साथ। बाकी फिर जो चेंज इन स्टॉक तो जा रहे है ही है, बस फिर आईसी को माइनस करना है। क्लियर, ये हो गया आपके पास। फिर आपके पास इधर आगे आ रहा है कि कई बार अब जैसे ये तो हो गया आपके पास सेल की बात। क्लियर, फिर आपके पास आईसी आपको पता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, जो उसको बनाने में जो हमारे मतलब रॉ मटेरियल खर्च हुआ है। अब क्या आता है, आईसी कई बार हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखी होती है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दी, साथ में उसने इंपोर्ट भी दे दिए। इंपोर्ट यानी कि जो हमने बाहर से मंगवाया है। ठीक है, अगर तो ये दोनों दे रखे होते हैं तो आपने इंपोर्ट को इग्नोर करना है, बिकॉज इंपोर्ट इसी के अंदर इंक्लूडेड है, इंटरमीडिएट कॉस्ट के अंदर। क्लियर, अगर आपको यही आपको उसने डोमेस्टिक परचेज दे रखी हो, डोमेस्टिक परचेज कि जहां जो अपनी अपनी कंट्री से परचेज कर रहे हो, तो साथ में इंपोर्ट दे रखा है। ठीक है, तो फिर आपने इन दोनों को कंसिडर करना है, आप इन दोनों को ऐड करोगे यानी कि आईसी में दोनों ऐड होंगे। क्लियर, फिर आपके पास आ रहा है कि कई बार आपको ये दे देते हैं जैसे कि आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दे दी और परचेज ऑफ जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दे दिया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी उसने
दे दिए हैं, दोनों आइटम्स पार्टिकुलर्स दे दिए हैं। तो फिर आपने क्या करना है, ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को इग्नोर करना है, बिकॉज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर इंक्लूडेड है। हाँ, अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसने नहीं दी तो आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को कंसिडर करोगे। क्लियर। दूसरा, कई बार परचेज ऑफ मशीनरी भी लिखा होता है, तो ये परचेज ऑफ मशीनरी को कंफ्यूज नहीं कर जाना, ये रॉ मटेरियल को परचेज को आपने मतलब डिडक्ट करना है। आईसी के अंदर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, परचेज ऑफ मशीनरी है, तो आपने उसको इग्नोर करना है। ठीक है, क्लियर। तो फिर कई बार उसने क्या आता है, आपको दिए होते हैं ये नॉन फैक्टर पेमेंट, नॉन फैक्टर इनपुट पेमेंट भी दे रखी होती है, और उसने इसे सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हैं, दोनों मतलब सेम है, यानी कि आपके पास रॉ मटेरियल है, यानी कि ये आईसी है। आईसी अगर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसने नहीं दे रखी क्लियर कट, तो ऐसे कुछ दे रखा है तो आपने यानी कि ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसको माइनस करना है। हाँ, अगर कई केसेस में देखने को मिलता है, कई बार इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी बीच में लिखा होता है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी लिखा है, ये भी लिखा है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इसके अंदर इंक्लूडेड है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर। ठीक है, तो फिर आपने उसको अलग से कुछ नहीं करना। हाँ, अगर ये चीजें नहीं दे रखी तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, तो आपने फिर उसको इंक्लूड करना है, लेना है। ठीक है। दूसरा, जो आपको पता है जो डेप्रिसिएशन है, जो आप टर्म यूज करते हो डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहा जाता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यू कैन नोट डाउन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहा जाता है, डेप्रिसिएशन भी कहा जाता है, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तीनों टर्म में मतलब कंफ्यूज नहीं करना आपने, वन एंड सेम थिंग। और दूसरा कि कई बार क्या डेप्रिसिएशन आपको क्लियर कट दे रखी होती है, या कई बार नहीं भी दे रखी होती है डेप्रिसिएशन, क्योंकि जब आप इनके एडजस्टमेंट करोगे, जब आप ग्रॉस से नेट पे जाओगे तो आपको फिर डेप्रिसिएशन भी चाहिए ना। ठीक है, माइनस जो भी है, जैसे भी जाना है आपने कन्वर्ट करना है, ऐड करना है या माइनस करना है। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है, डेप्रिसिएशन कई बार मशीन की फिक्स एसेट्स की वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए जैसे 15 लाख उसकी वैल्यू है, ठीक है, उसने बाद में बता दिया इसका टेन्योर ये 5 ईयर चलेगी। ठीक है, यानी कि तो आपने आई मीन टू से कि डेप्रिसिएशन अगर नहीं दी तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है आपने, जैसे कि उसकी कॉस्ट कितने की मशीनरी है वो दे दी, डिवाइडेड बाय उसका लाइफ स्पैन, उसने कितने ईयर चलना है, तो जब उसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी जो 1 ईयर की आनी है। ठीक है, ऐसे आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। अब आपके पास क्या है, कई बार ऐसे भी होता है जब आप ये कर रहे हो वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपको वैल्यू एडिड दे दी, ये दे दिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट का कुछ तरीका ही नहीं दे रखा कैसे निकालना है, तो कई बार ऐसे हिंट भी होता है कि नेट NVAFC यानी कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, उसको आप इज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट कहा जाता है, जो फैक्टर को जितनी पेमेंट की गई उसको बोला जाता है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट। ठीक है, जब आपने फैक्टर पेमेंट में जो वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, आपने कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपने क्या करना है, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस निट। ठीक है, इनको जब आप ऐड कर दोगे आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ रही है। क्लियर। तो एक और बात, ये जो आपके पास निट आ रहा है, निट में आप इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी लेते हो। ठीक है, याद रखनी है बात। और कई बार आपको अगर डायरेक्ट टैक्स दे देना, इनकम टैक्स है, ठीक है, मैंने कहा हिंट लिखा था भाई यहाँ पे, चलो देख लेते हैं। हाँ चलो, ये कहने का मतलब कई बार आपको इनकम टैक्स दे रखा होता है, उसे तो वैसे कंफ्यूज करने के लिए उसको आपने इग्नोर करना है। ठीक है, आपने सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेना होता है यहाँ पे। क्लियर। तो ये फिर अब आपके पास सेकंड मेथड आ रहा है इनकम मेथड। इनकम मेथड में आपके पास क्या था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, आपको क्लियर कट दे रखा होगा। अगर नहीं दे रखा तो इसमें आपने पहले क्लियर कट जो चीजें कई बार दे रखी होती हैं, जैसे सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, ऑपरेटिंग सरप्लस है और मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को ऐड करके आपके पास इनकम मेथड आता है। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्लियर कट नहीं दे रखा तो जो उसको वेजेस मिलती है इन कैश या इन काइंड, कोई भी उसको और फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, फ्री एजुकेशन उसके बच्चों को फैसिलिटी मिल रही है। ठीक है, और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर के द्वारा, नॉट एम्प्लॉय, ये ध्यान से देखना है आपने। ठीक है, एम्प्लॉयर के द्वारा जो होता है उसको आपने ऐड करना है। यानी कि अगर तो आपको सीओई क्लियर कट दे रखा है, पहले तो आपने फॉर्म भी फुल फॉर्म लिखनी है।
ठीक है। अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्लियर कट दे रखा है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं दे रखा तो आपने इन तीनों को ऐड करना है, ठीक है। फिर ये 3 के वैल्यू दे रखे हैं या 2 दे रखे हैं तो आप उनकी वैल्यू को ऐड करके आपके पास सीओई आ जाएगा। अगर ये भी दे रखा है और इसमें से भी कुछ दे रखा है तो फिर आपने इसको इग्नोर करना है, बिकॉज सीओई में ही सब कुछ आ रहा है। क्लियर? ऐसे ही एक और बात, सीओई क्लियर है, चलो पहले एक फॉर्मूला समझ लो। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस में आपके पास रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, इन चारों को मिला के आता है, ठीक है। क्लियर कट, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है गुड, नहीं तो आपके पास अगर इनमें से कोई कंपोनेंट है तो फिर आप उसको ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। अगर आपको वो भी दे रखा है, इसमें से भी कुछ दे रखे हैं पर्टिकुलर्स, तो आपने इसको फिर इग्नोर मारना है, ठीक है। और कई बार आगे क्या होता है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के भी आगे 3 पार्ट है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कई बार ऐसे भी नाम दिया जाता है, डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये तीनों को मिला के आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनदर नेम उसका। तीनों को मिला के आपके पास प्रॉफिट आएगा। अगर आपको प्रॉफिट पूरा क्लियर कट दे रखा है तो ठीक है, उसी की वैल्यू लोगे आप। अगर आपको प्रॉफिट क्लियर कट ना देखे, कुछ ऐसी कुछ पर्टिकुलर्स तीनों दे रखे हैं या 2 दे रखे होते हैं, तो फिर आपने उसको ऐड करना है। यानी कि अगर आपको रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, इधर से कुछ 2 दे दिए, फिर आप उसको ऐड करोगे, आपके पास प्रॉफिट आ गया। फिर रॉयल्टी आ गई, इन सबको ऐड करके आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ रहा है। क्लियर? फिर मिक्स्ड इनकम जो क्लियर कट दे रखी होती है। अब एक बात आपने ध्यान रखनी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ना कई बार कि एक्सीडेंटल केस, जैसे इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो उसको पैसा मिलता है, यानी कि थर्ड पार्टी के द्वारा जो उसको पैसा मिला, वो आपने इग्नोर करना है। उसको आपने उसकी इनकम में नहीं, उसको इग्नोर करना है उसको, बिकॉज वो उसकी मतलब कोई फैक्टर पेमेंट का पैसा नहीं है उसको, ठीक है। थर्ड पार्टी के द्वारा जो उसको पेमेंट मिल रही है बाय इंश्योरेंस कंपनी, उसको आप इग्नोर करोगे। क्लियर है? ये टर्म भी क्लियर है। और कई बार ऐसे इसके न्यूमेरिकल्स में ना कई बार 1-2 केसेस देखने को मिलते हैं कि कई बार प्रॉफिट में और कुछ नहीं दिया होता, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा होता है, तो आपने उन दोनों को ऐड करना है, तो आपके पास फिर प्रॉफिट आ रहा है। क्लियर? ठीक है। तो फिर अब आपके पास आ रहा है थर्ड मेथड, आ रहा है आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड, जिसके साथ आप कैलकुलेट करोगे जीडीपी एट एमपी। ये अपने टर्म्स आपने पेपर में फुल लिखनी है, मैं तो आपका लेक्चर लंबा ना जाए इसकी थोड़ी शॉर्ट टर्म यूज कर रही हूँ। इसको आप कैसे निकलता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्लियर कट मोस्टली दे रखा होता है। इस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आपके पास हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, और प्लस ये जो एनजीओ होते हैं, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है, उन दोनों की जो गुड्स एंड सर्विसेज पे जो वो खर्चा करते हैं, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। इसमें जो खर्चा याद रखना, जो मतलब कोई भी आपके पास ड्यूरेबल जैसे कार, मशीन, किसी भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। इसके अंदर वो जो हमारा हाउसेस पे जो हम खर्चा करते हैं, हाउसेस, उसको हम ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, बिकॉज ये आपके पास ऑलरेडी आगे मैं आपको बताऊंगी, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आता है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास कोई टर्म अलग से दे रखी है, जैसे ये इसके टर्म्स आगे दे रखी हैं, तो कुछ आपने एक्सपेंडिचर और परचेज ऑफ न्यू हाउसेस दे दिया जैसे, ठीक है, तो आपने उसको ऐड नहीं करना इसमें, ठीक है, बिकॉज उसकी वैल्यू इसके अंदर ऐड होगी, ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, ये टर्म्स आपको क्लियर कट दे रखी होती हैं। फिर आता है आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसके साथ आपने नेट एक्सपोर्ट, इन सबको आपके पास ऐड करके आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी निकल आएगा। फिर जो आपसे पूछा गया आपने वो कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्लियर कट दे रखी होती है चीजें, ये भी दे रखी है, ये भी दे रखी होती है, ये भी दे रखी होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे आती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, अगर तो क्लियर कट दे रखी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो क्या होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री स्टॉक, या जिसको आप चेंज इन स्टॉक भी बोलते हो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इन दोनों को ऐड करके आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्लियर कट दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी है तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री स्टॉक, ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दे रखे होंगे तो आपको इन दोनों को ऐड करके आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगी। और कई बार क्या है कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं दे रखा होता,
उसने ये नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी होती है, प्लस डेप्रिसिएशन दे रखा होता है। तो जब आप इसको ऐड करोगे, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे, तो आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ रहा है। फिर उसके साथ आपने इन्वेंट्री, स्टॉक को, इन्वेस्टमेंट को भूल नहीं जाना, इनको आपके ऐड करोगे, ठीक है। तो अपने फिर आपके पास जीडी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर नेट एक्सपोर्ट है, उन सबको आप ऐड करोगे तो आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। तो एक और बात जो है कि आपके पास जो है आ रहा है ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो टर्म है, ये कई बार ऐसे भी लिखी होती है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आल्सो नोन एज पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ऐसे ही जो ग्रॉस आ रही है आपके पास, सॉरी ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर आपके पास है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का अनदर नेम आपके पास आ रहा है साथ में, ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं इसको, एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी, ठीक है। यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, कई बार ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी लिख देता है, या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी लिखा हो सकता है, वन एंड द सेम थिंग, ये तीनों टर्म आपके पास सेम है, ठीक है, क्लियर। फिर एक बार जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको पेपर आती है यहाँ पे, जब भी आपने फिर एडजस्टमेंट करनी होगी आपको, मतलब नेट पे जाना जब भी कभी आपने बाद में, तो आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्लियर कट ही दे रखी होती, ठीक है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपको क्लियर कट नहीं दे रखी होती, तो आपने क्या करना है इन दैट केस, डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, यहाँ से डेप्रिसिएशन आपकी कैसे निकलेगी। डेप्रिसिएशन आपने क्या करना है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो, दोनों को ऐड करोगे, दे रखा होगा, माइनस नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जब माइनस कर दोगे तो आपके पास ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कई बार प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देना, तो प्रॉब्लम ही यहीं पे आती है कि डेप्रिसिएशन नहीं दे रखी होती। फिर डेप्रिसिएशन आपने क्या करना है इन दैट केस, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक में से जब नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को माइनस करोगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर आप इजीली एडजस्टमेंट कर सकते हो, क्लियर। और जो आपके पास वैल्यू एडेड मेथड है, इसको आप प्रोडक्ट मेथड भी कहते हो, इन्वेंटरी मेथड भी कहा जाता है, और इनकम मेथड को आपके पास फैक्टर पेमेंट मेथड या डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी कहा जाता है, और एक्सपेंडिचर मेथड को इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर। ऑल द बेस्ट।